नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 16 नवंबर के आज के इस करंट अफेयर्स को। और झारखंड के इस करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और ये 5 प्रश्न होंगे व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज कर लेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत जल्द झारखंड से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्न हैं उसे भी हम लोग फिर से चालू कर लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न को, जिसे मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। और यह प्रश्न है, झारखंड के सारे राजकीय अराजकीय पुस्तकालय की स्थापना, विस्तारीकरण और विकास किस योजना के तहत किया जाएगा? ऑप्शन ए तिलका मांझी पुस्तकालय योजना, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा पुस्तकालय योजना, ऑप्शन सी नीलांबर पीताम्बर पुस्तकालय योजना, अथवा ऑप्शन डी सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना। दोस्तों ये जो नई योजना है, यह योजना है सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना, जिसके तहत झारखंड के सारे राजकीय अराजकीय पुस्तकालय सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के तहत ही संचालित किए जाएंगे, या स्थापना किया जाएगा या उसका विस्तारीकरण किया जाएगा। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के अब सभी पुस्तकालय मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय के नाम से जाने जाएंगे। और झारखंड राज्य द्वारा स्थापित राजकीय पुस्तकालय हो, अराजकीय पुस्तकालय हो, सभी का विकास इसी योजना यानी मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के अंतर्गत किया जाएगा। नए पुस्तकालय की स्थापना किया जाना हो, कोई पुस्तकालय ऑलरेडी हो उसको एक्सपेंड करना हो या उसे विकास करना हो, उसका डेवलप करना हो, वो सारे इसी योजना के तहत किए जाएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 4 राजकीय पुस्तकालय कार्यरत हैं। इसके अलावा अराजकीय पुस्तकालय के अंतर्गत एक प्रमंडलीय पुस्तकालय है, 10 जिला स्तरीय पुस्तकालय कार्यरत हैं और 7 अनुमंडलीय पुस्तकालय संचालित किया जा रहा है। और ये सभी अब सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना के तहत ही संचालित किए जाएंगे। आइए अब नए प्रश्नों को देख लेते हैं। और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर एक्सपो उत्सव 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया? ऑप्शन ए 26वां, ऑप्शन बी 24वां, ऑप्शन सी 20वां, अथवा ऑप्शन डी 16वां। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 26वां संस्करण था, जिसका आयोजन मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया। झारखंड का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है, जिसे ट्रेड फेयर एक्सपो उत्सव 2023 नाम दिया गया था। और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और यह 26वां संस्करण था। आपको बता दें कि इसका आयोजन 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान रांची में किया गया। यहाँ पे कई देशों के प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई गई, 300 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए थे। और साथ ही बच्चों और महिलाओं के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी समय समय पर आयोजन किया जाता रहा, जैसे मिसेस रांची एक्सपो का आयोजन किया गया, हेल्दी बेबी, मॉम शो, फैशन शो आदि का भी आयोजन इस ट्रेड फेयर में किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2023, ऑप्शन बी 2 नवंबर 2023, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2023, अथवा ऑप्शन डी 16 नवंबर 2023। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 15 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। और आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इससे पहले और दूसरे चरण के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा चुका है। 2022 में प्रथम चरण इसका शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2023 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा और राज्य के लोगों
को उनके हित में संचालित सभी झारखंड सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। और ग्रामीण इलाकों में नागरिकों को शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसके तहत विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा ग्रामीणों को। यानी ग्रामीणों के लिए मुख्यतः है शिविर का आयोजन किया जाएगा, लोक कल्याणकारी झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं उसे लोगों को बताया जाएगा जिससे जानकारी चाहिए, और जिनके पास समस्याएं हैं, जिनका लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका कार्य नहीं हो रहा है, उस कार्य को भी इस शिविर के द्वारा संपन्न किया जाएगा। और सब जो भी समस्याएं होंगे उसे 1 सप्ताह के टाइमलाइन के अंदर उसे समाधान भी किया जाना है, यह भी निर्धारित है इस कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छऊ कलाकार गुरु पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जिनका निधन हो गया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2018 अथवा ऑप्शन डी 2020। इसका सही उत्तर है 2012 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को जिनका निधन हो गया। आपको बता दें कि सरायकेला के छऊ नृत्य गुरु पद्मश्री पंडित गोपाल प्रसाद दुबे का निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए, और सरायकेला छऊ के संरक्षण के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि पंडित गोपाल प्रसाद दुबे एक कलाकार थे ही, इसके अलावा छऊ गुरु भी थे, छऊ नर्तक भी थे, निदेशक और कोरियोग्राफी भी किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पद्मश्री से अब तक भारत सरकार के द्वारा कई लोगों को सम्मानित किया जा चुका है जिनका संबंध झारखंड से रहा है, और ये नाम आइए जान लेते हैं। टोटल 7 लोगों को अब तक भारत सरकार ने सम्मानित किया है जो छऊ से संबंधित रहे हैं। इसमें सबसे पहले 1992 में सुधेंदु नारायण सिंह को सम्मानित किया गया था। 2005 में गुरु केदारनाथ साहू को, 2006 में पंडित गुरु श्यामाचरण पति को, 2008 में मंगला प्रसाद मोहंती को, 2011 में मगरध्वज दारोगा को, 2012 में पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को और 2020 में गुरु शशधर आचार्य को छऊ के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में झारखंड की आशा किरण बारला ने कितने किलोमीटर रेस में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही है? ऑप्शन ए 1000 मीटर रेस, ऑप्शन बी 800 मीटर रेस, ऑप्शन सी 500 मीटर रेस अथवा ऑप्शन डी 300 मीटर रेस। इसका सही उत्तर है दोस्तों 800 मीटर रेस में आशा किरण बारला को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है और उन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। 38वें नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोयम्बटूर में किया गया 10 नवंबर 2023 को, जिसमें आशा किरण बारला जो कि झारखंड की गुमला की है गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही है 800 मीटर रेस में। आपको बता दें कि इस दौरान आशा किरण बारला को अंडर 20 में बेस्ट एथलीट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इस दौरान। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति जिन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ वे है साकेत मिंज, और 300 मीटर रेस में इन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ और साकेत मिंज रांची के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान यानी 38वें नेशनल सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड को कुल 4 गोल्ड हासिल हुए, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में झारखंड को सफलता मिली है। आज का 5वां नंबर प्रश्न है, पॉम्स इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023 का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए IIM रांची, ऑप्शन बी XRRI जमशेदपुर, ऑप्शन सी CUJ रांची अथवा ऑप्शन डी IIT ISM धनबाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों जमशेदपुर के XRRI में इसका आयोजन किया जाएगा। POMS
इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023 XLRI का आयोजन 4 से 6 दिसंबर के दौरान किया जाएगा और यह 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसमें भारत के अलावा USA, UK, चाइना, कोलंबिया, कनाडा के करीब 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के लगभग सभी IITs, IIMs, ISB के साथ ही सभी बिजनेस स्कूल्स के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी यह कॉन्फ्रेंस काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कॉन्फ्रेंस में विभिन्न समस्याओं के समाधान से निपटने के तरीके पर चर्चा किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। किस भाषा के लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से संताली भाषा के लेखक को सम्मानित किया गया और लेखक थे कजली सोरेन और इनकी कविता संग्रह है सावन का बालेरे सानन पंजय, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया संताली भाषा को और इसके लेखक रहे कजली सोरेन। झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोमिया विधायक हैं आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिल्ली में। झारखंड विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में झारखंड में महिला विधायकों की कुल संख्या 12 है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 4, JMM के 4, BJP के 3 और आजसू के 1 महिला विधायक है। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किस एयरपोर्ट पर किया गया? दोस्तों, बिरसा मुंडा के प्रतिमा का अनावरण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में किया गया था कुछ दिनों पहले। झारखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यह आयोजन किया जा रहा है खेलो झारखंड का और यह कार्यक्रम दोस्तों हाल ही में समाप्त हो गया। थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जहाँ झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों, यह चैंपियनशिप आयोजित किया गया था बैंकॉक में, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल विनर्स झारखंड के 2 हैं, एलिसन रूपल खाखा और काजल कुजूर। झारखंड के किस महिला क्रिकेटर को WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने 35 लाख रुपए में खरीदा था? दोस्तों, ये खिलाड़ी थी अश्वनी कुमारी, जो जमशेदपुर की रहने वाली है और जो WPL समाप्त हो गया उसमें गुजरात जायंट्स ने अश्वनी कुमार को 35 लाख रुपए में खरीदा था। यानी अश्वनी कुमारी एक क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। झारखंड सरकार ने राज्य की प्राइवेट कंपनियों और प्रतिष्ठानों में स्थानीय लोगों को नियुक्ति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए 17 मार्च 2023 को किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है झार नियोजन। झार नियोजन के तहत जो स्थानीय लोग हैं उसे 75% तक एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई है इसके तहत, और 17 मार्च 2023 को इस पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो छात्र हैं वो और जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर और जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो दोनों यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को करा सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। झारखंड में किनके लिए मोबाइल विलेज क्लिनिक शुरू करने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर है आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के लोग चूँकि काफ़ी इंटीरियर में रहते हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए मोबाइल विलेज क्लिनिक की शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि मोबाइल क्लिनिक हर गांव तक समय समय पर रूटीन के अनुसार पहुंच जाए और इन आदिम जनजातियों के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनका इलाज किया जा सके। 26 मार्च 2023 को रांची में किस कंपनी द्वारा फुल मैराथन आयोजित किया गया था? दोस्तों, यह फुल मैराथन आयोजित किया गया था CCL के द्वारा, यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। यानी यह आयोजन दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत किया गया था।